पंडित मनोहर अनुपमा को देखकर ही धक्का मार देते हैं और अनुपमा से कहते हैं कि ये औरत मुझसे दूर रहो, आज के बाद मेरे करीब मत आना। यह बात सुन के अनुपमा के पांव तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके अनुपमा को समझ में आ जाता है कि सारी चीजें पंडित जी नहीं कर रहे, बल्कि उनसे करवाया जा रहा है उनके बेटे तरुण के द्वारा। और अब अनुपमा तरुण का क्या हाल करने वाली है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस अनुपमा पे इल्जाम लगाते हुए कहती है कि तू फिर से चोरी करते हुए पकड़ी गई। अनुपमा कहती है कि फिर से? साहब मैंने कभी चोरी करी ही नहीं है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि अच्छा मतलब तूने चोरी नहीं करी, मतलब तू सच्ची है और बाकी सभी लोग झूठे। उसके बाद वो अनुपमा को वीडियो बताते हैं जो कि बनाई थी उस मकान मालकिन ने जिसके पति ने अनुपमा के साथ गलत हरकतें करी थी। अनुपमा वह वीडियो देखकर पुरानी यादों में खो जाती है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। वो कहती है कि साहब बंद करो, इसे बंद करो। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि देख हम तेरी रग रग से वाकिफ है, किस तरीके से तूने दूसरे के पति के साथ हरकत करी और अब तू इतने बुजुर्ग इंसान को फंसाना चाहती है उनके प्रॉपर्टी के कागज लेके। अनुपमा कहती है कि साहब आप क्या बातें कर रहे हैं, कम से कम इंसानियत में रह के तो बातें कीजिए। वो मेरे पिता समान है, मनोहर जी मेरे पिता समान है, मैं उनके साथ ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। अगले ही पल हम भारती और जसप्रीत को देखते जिन्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है अनुपमा की, इसलिए वो ऑटो में बैठ के सीधे पुलिस स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। इन्हें इस बात का डर था कि कहीं अनुपमा के ऊपर केस ना हो गया, क्योंकि अगर अनुपमा के ऊपर केस हो गया तो फिर उसको यूं ही नहीं छुड़वा सकते, उसको छुड़वाने के लिए हमें बेल करवानी होगी। इन सारे तमाशों के बीच हम तोशु को देखते हैं जो कि इंश्योरेंस एजेंट के पास में बैठा होता है। इंश्योरेंस एजेंट तोशु को बताता है कि अनुज कपाड़िया ने अनुपमा जी के नाम पर इंश्योरेंस करवा रखा था और वो मैच्योर हो गया है। अब वो मैच्योर हो गया है तो हमें उनको पैसे देने, तो क्या आप हमें उनसे मिलवा सकते हैं? तोशु कहता है कि वो तो नहीं है, उनके पैसे क्या कोई और ले सकता है? इंश्योरेंस एजेंट कहता है कि उनके पैसे कोई और जरूर ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता, उनके पैसे उनका नॉमिनी ले सकता है। तोशु नॉमिनी का नाम पूछता है और फिर तोशु को पता चलता है कि नॉमिनी का नाम तो आद्या है, आद्या कपाड़िया यानी राही। फिर तोशु कहता है कि वो आद्या कपाड़िया पैसे लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो किसी और को पैसे मिल सकते हैं। एजेंट कहता है बिल्कुल मिल सकते हैं, बस आपको उनसे रिटर्न कंसेंट करवाना होगा, साथ ही आपको अनुपमा जी का डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा, तभी जाके हम पैसे किसी और को दे सकते हैं। तोशु ने ये नहीं कहा था कि अनुपमा की डेथ हो गई है, तोशु ने सिर्फ ये कहा था कि वो हम हमारे साथ नहीं रहती। लेकिन इंश्योरेंस एजेंट ने कुछ गलत ही समझ लिया और तोशु को गलत एडवाइस दे दी। इतना कहकर इंश्योरेंस एजेंट तो चला जाता है, लेकिन अब तोशु के दिमाग में पुलाव बनने लगते हैं। तोशु कहता है कि राही को पैसे की क्या ही जरूरत, वो तो कोठाई परिवार में रहती है, प्रेम के साथ रहती है, यह पैसे मुझे काम आएंगे, मुझे बस जैसे तैसे करके राही से साइन करवाने, साथ ही अनुमा का डेथ सर्टिफिकेट भी तो बनवाना है। ये दोनों काम करने के बाद मेरे को जो पैसे मिलेंगे उससे मैं राजा का कर्जा भी चुका दूंगा, साथ ही मेरे नए बिजनेस की स्टार्टिंग भी करूंगा। और जितने भी लोग मुझ पे इल्जाम लगाते हैं ना, नकारे का, बेरोजगार का, ये बिजनेस उनके मुंह पे लात मारेगा। इस वक्त तक मनोहर जी का बेटा तरुण भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया होता है और पुलिस स्टेशन में पहुंचते ही वो अनुपमा पे घिनौने से घिनौने इल्जाम लगाता है। वो कहता है कि यही वो औरत है जो मेरे पापा के प्रॉपर्टी के पेपर्स चुरा रही थी, इसको शर्म भी नहीं आती मेरे पापा को ऐसे उलझन में फंसाते हुए। पुलिस ऑफिसर इसे अरेस्ट कर लीजिए और घिनौने से घिनौना दंड दीजिए, क्योंकि एक बुजुर्ग इंसान की जिंदगी खतरे में डालने का एक बहुत बड़ा अपराध किया है इसने। उसी वक्त वहाँ पर जसप्रीत और भारती भी आ जाती है जो कि अनुपमा को देखकर ही उसे गले लगा लेती है। तो तरुण जसप्रीत और भारती पे भी इल्जाम लगा देता है, लेकिन भारती चुप नहीं बैठती है। भारती उल्टा तरुण पे इल्जाम लगा देती है कि सारी ही गलती उसकी है, क्योंकि उसके जैसा बेटा अगर किसी का होना तो उसकी जिंदगी ऐसी ही होगी, इससे भी ज्यादा बदतर होगी। और रही बात ना कि तू अनुपमा पे इल्जाम लगा रहा है, तुझे पता नहीं है कि वो कौन है। वो खुद नहीं खाएगी लेकिन दूसरे को खिलाएगी, वो अपने से ज्यादा दूसरे का ख्याल रखती है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो अपने बाप से आके पूछ लेना। तरुण यहाँ पे जसप्रीत पे भी भड़क जाता है, लेकिन जसप्रीत भी तरुण को मुंह तोड़ जवाब देती है। और यह दोनों तो पुलिस की भी नहीं सुन रहे थे, पुलिस भी इन दोनों को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन इन दोनों का रेडियो है कि चुप ही नहीं हो रहा था। बस एक बार चालू हो गया तो बोले जा रहा था। उसी वक्त पुलिस ऑफिसर को एक कॉल आता है जो कि होता है मनोहर जी का। मनोहर जी पुलिस ऑफिसर से कहते हैं अनुपमा इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन ऑफिसर कहते हैं कि नहीं, इनके खिलाफ केस रजिस्टर होने वाला है, हम इनको ऐसे ही रिहा नहीं कर सकते। इसी वक्त मनोहर जी कहते हैं कि देख लेना पुलिस ऑफिसर, आपकी जो बड़ी पोस्ट वाले ऑफिसर है ना, उनकी जो बेटी है वो हमारी शिक्षिका रह चुकी है। अगर आप अनुपमा को नहीं छोड़ते हैं तो मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे आपकी शिकायत करूंगा, इसलिए आपको अनुपमा को छोड़ना होगा, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। इतना कहकर मनोहर जी कॉल को काट देते हैं और पुलिस ऑफिसर को मजबूरन अनुपमा को छोड़ना पड़ता है। इस वक्त तक मनोहर जी का बेटा तरुण बार बार पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि ये अपराधी है, इसको क्यों छोड़ रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इसको नहीं छोड़ सकते, इसने चोरी करी है, मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि चुप, अपना मुंह बंद रखा कर, पहले जिसके घर में चोरी हुई है ना उससे बात करके आ, उनका ही फोन था, खामा का पुलिस का समय बर्बाद कर दिया, अगली बार अगर यहाँ पे आसपास कहीं दिखा ना तो तेको ही पकड़ के अरेस्ट कर देंगे। कोठारी परिवार में हम देखते हैं कि माही राही के पास आती है और वसुंधरा के सामने जानबूझ के माही प्रेम की बात छेड़ते हुए कहती कि राही आपको प्रेम की कदर क्यों नहीं है, आज प्रेम मुझे मिले थे और मुझे बता रहे थे कि वो आपसे कितने ज्यादा परेशान है। यह बात सुन के वसुंधरा शौक हो जाती है। राही कहती है कि माही कुछ भी अनाप शनाप मत बोले, प्रेम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, हम दोनों के बीच में कोई भी अनबन नहीं होती, बस थोड़ी बहुत बहस हो जाती है और ये हमारा आपसी मामला है।
माही कहती है कि राही अगर आपका आपसी मामला है ना तो आप अपने आपस में रखिए, क्योंकि आप प्रेम से लड़ाई करती हैं, आप प्रेम को समझती नहीं है, जिसके चलते प्रेम का मूड दिन भर ऑफ रहता है, और दिन भर ऑफ रहता है तो वो ढंग से काम भी नहीं कर पाते और पूरी कंपनी पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आज भी कंपनी के करता धरता प्रेम ही है। प्रेम से ज्यादा और कोई भी कंपनी में काम नहीं करता। अगर उनका ही माइंड सही नहीं रहेगा तो फिर कंपनी चलेगी कैसे। राही माही को कहती कि देख माही, बात को बढ़ाने की कोशिश मत कर, अगर तूने हमारी बेडरूम की बातें सुन ली है ना तो उसका ढिंडोरा मत पीट। उसी वक्त वहाँ पर वसुंधरा कोठारी आती है और वसुंधरा कहती है कि राही जो कुछ भी माही कह रही है क्या ये सच है। माही कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल सच है। वसुंधरा कहती है कि तुझसे नहीं पूछा मैंने राही से पूछा है। राही कहती है कि मोटिवा ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी हमारी बहस हुई थी। उसके बाद वसुंधरा माही से पूछती है कि माही क्या सही में प्रेम ने तुझसे ऐसा कहा, क्योंकि हम प्रेम को बहुत अच्छे से जानते, वो कभी भी राही के खिलाफ नहीं कह सका। माही कहती है कि मोटिवा आप सही कह रही है, प्रेम कभी भी राही के खिलाफ नहीं कह सकते, लेकिन आज वो गुस्से में थे और जब गुस्से में होते हैं तो अपने मन की बात बाहर निकल ही जाती है। हम दिन भर साथ में रहते हैं, दिन भर एक ही जगह काम करते हैं, इसलिए हमारे बीच में आपस की बातें शेयर होती है। इतना कहकर माही वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त मोटिवा राही को कहती है कि देख राही, प्रेम बहुत अच्छा इंसान है और तू किस्मत वाली है कि तुझे प्रेम जैसा पति मिला, उसकी कद्र करा कर, नहीं तो तेरे और प्रेम के बीच में दरार डालने के लिए माही जैसी औरतें कब से इंतजार कर रही है। ये बात याद रखना कि अगर तूने अपने रिलेशन प्रेम से खराब किए तो प्रेम के पास कोई भी कमी नहीं है लड़कियों की, उसके पास लड़की कूद कूद कर आएगी, जिसमें सबसे पहले तो माही आएगी, इसलिए अपनी शादी को बचा ले। इतना कहकर मोटिवा वहाँ से चली जाती है और राही सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो करे तो करे क्या। इस वक्त तक तोशु ने अपना काम कर दिया था, यानी तोशु ने अनुपमा का झूठा डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया था। वो सोचता है कि चलो अब मुझे कुछ तो पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन जैसे ही वो डेथ सर्टिफिकेट को लेकर घर से निकल रहा होता है उसी वक्त वो बापूजी से टकरा जाता है और उसका डेथ सर्टिफिकेट बापूजी के पाँव में गिर जाता है। बापूजी डेथ सर्टिफिकेट को उठाते हैं, लेकिन होपफुली उन्होंने चश्मा नहीं पहन रखा था। अब क्योंकि उन्होंने चश्मा नहीं पहन रखा तो उन्हें ढंग से दिखता नहीं है कि आखिर ये है तो है क्या। जब बापूजी पूछते हैं कि ये है क्या तो तोशु झूठ बोल देता है, यह कहते हुए कि आपको पता है ना कि मैं जॉब के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहा हूँ, तो उन्हीं में से किसी का कागज है ये। इतना कह के तोशु वहाँ से चले जाता है, लेकिन बापूजी को शक होने लगता है, क्योंकि तोशु जब भी इतना खुश होता है इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ वो बड़ा करने वाला है, कुछ तो बड़ी गड़बड़ होने वाली है, मुझे इस पे नजर रखनी होगी। अनुपमा इस वक्त हॉस्पिटल में पहुंच गई होती है, जहाँ पर वो मनोहर जी के पास जाती है, उनको चाय देती है और उनको धन्यवाद करती है। मनोहर जी कहते हैं कि मुझे क्यों धन्यवाद कर रही हो, उल्टा मुझे तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए कि तुमने मेरी जान बचा ली। अनुपमा कहती है कि नहीं, धन्यवाद के पात्र आप है, मैंने जो भी किया वो इंसानियत के नाते किया, लेकिन आप ऐसी हालत में भी मेरी फिक्र करते रहे। आपने पुलिस स्टेशन में कॉल करा और मुझे जल्दी रिहा करने को कहा, उसके लिए मनोहर जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मनोहर जी बताते हैं कि उनकी जिंदगी में कितनी ज्यादा समस्या है, उनका बेटा उनकी इज्जत नहीं करता, जहाँ पे पूरा ही समाज उन्हें ऊंचा दर्जे का मानता है, उनका बेटा उन्हें नीचा दर्जे का मानता है। इस वक्त तक पंडित मनोहर जी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और अनुपमा को बताते हैं कि कितनी मुसीबतों के बाद उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पाला था, लेकिन आज वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने किसी को पाला ही नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मुसीबत को पाला है। इस वक्त तक अनुपमा भी बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। साथ ही पंडित मनोहर जी को कहती है कि आप आराम कीजिए, बाकी चीज के बारे में बाद में सोचना, लेकिन हाँ अगर आपका बेटा वापस से आए तो उसको बता देना कि आप उसके बाप हैं। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। फिर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।